दुनिया के सबसे अमीर इंसान, न्यूज़ एंकर, एक पुलिस अफसर और भारतीय मूल के एक कारोबारी में कॉमन क्या है? ये चारों डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट का हिस्सा बनने वाले हैं। ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, यानी वो चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन अभी सरकार की कमान नहीं मिली है। ट्रंप 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। उससे पहले उनको अपनी टीम बनानी है जो उनको सरकार चलाने में मदद करेगी। इसी योजना के तहत एलन मस्क, पीटर हेग्सेथ, टॉम हॉमन, विवेक रामास्वामी, मार्को रूबियो और तुलसी गबार्ड जैसे लोगों को खास जिम्मेदारियां मिल रही हैं। लेकिन लिस्ट जो है पूरी, ये यहीं तक सीमित नहीं है। आज हम आपको ट्रंप कैबिनेट की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं। जानेंगे किस शख्स को कौन सा काम सौंपा जा रहा है, क्यों, और अधिकतर नामों पर विवाद क्यों हो रहा है। नमस्ते, मैं अभिषेक हूं और आप खबरगांव देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको डोनाल्ड जॉन ट्रंप से मिलवाता हूं, द पास्ट एंड फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ट्रंप का फ्यूचर वाला टर्म जनवरी 2025 में शुरू हो रहा है। शपथ लेते ही ट्रंप अमेरिका के सबसे ताकतवर शख्स बन जाएंगे, क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट के साथ साथ हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होते हैं। आमतौर पर हेड ऑफ द स्टेट का पद नॉमिनल होता है, नाम मात्र की शक्तियां होती हैं उनके पास, जैसे कि भारत में है। भारत में राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियां हैं, लेकिन सरकार के मुखिया, जो कि भारत में प्रधानमंत्री हैं और अमेरिका में राष्ट्रपति हैं, उनके पास वास्तविक शक्तियां होती हैं। वो कार्यपालिका को लीड करते हैं, कानून लागू करवाते हैं और बहुत सारे काम होते हैं। शक्तियों के साथ साथ उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। वो इन जिम्मेदारियों को अकेले नहीं संभाल सकते, इसलिए अलग अलग विषयों पर सलाह देने के लिए काबिल लोगों की ज़रूरत होती है। ये लोग मिलकर बनाते हैं कैबिनेट। अमेरिका में राष्ट्रपति ही कैबिनेट का चुनाव करते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। वफादारी देखते हैं, काबिलियत देखते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। उनके अपने जो टर्म्स होते हैं उसके आधार पर वो कैबिनेट में लोगों को चुनते हैं। इन कैबिनेट में शामिल होने के लिए कुछ अर्हताएँ हैं, जिसके बिना राष्ट्रपति किसी को भी चुन नहीं सकते। जो 3 मुख्य अर्हताएँ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है, वो व्यक्ति अमेरिका का नागरिक होना चाहिए। उम्र या जन्म स्थान को लेकर कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन 35 की उम्र पार करने के बाद ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद की वरीयता सूची में शामिल किया जा सकता है। यानी अगर राष्ट्रपति न हो तो उनकी एब्सेंस में जो लाइन ऑफ सक्सेशन होता है उस लिस्ट में तब तक वो शामिल नहीं होगा जब तक उसकी उम्र 35 के पार ना चली जाए। दूसरी अर्हता है, कैबिनेट का जो मेंबर है, कैबिनेट का जो मंत्री है, वो संसद के किसी सदन का मेंबर नहीं हो सकता। अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं। वहाँ 2 सदनों वाली व्यवस्था है, जैसे कि भारत में है। ऊपरी सदन को कहते हैं सेनेट, जैसे भारत में राज्यसभा, और निचले सदन को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे भारत में लोकसभा है। अगर किसी सांसद को मान लीजिए कि कैबिनेट में जगह मिल गई, राष्ट्रपति ने कहा कि आप मंत्री बनेंगे, फिर उसके बाद उसको संसद की जो सीट है उसकी वो छोड़नी पड़ती है। दरअसल अमेरिका में जो है विधायिका और कार्यपालिका, इन दोनों को अलग रखा गया है। एक व्यक्ति दोनों जगहों पर एक साथ काम नहीं कर सकता। तीसरी अर्हता है सेनेट की मंजूरी। सेनेट यानी ऊपरी सदन। सेनेट के सदस्यों की संख्या है 100। ये अमेरिका के 50 राज्यों से आते हैं। सेनेट की मंजूरी के लिए 51 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। 51 सदस्य माने साधारण बहुमत। ये तो हुई अर्हता वाली बात। अमेरिका में कैबिनेट का स्ट्रक्चर क्या है? कोर जो कैबिनेट है उसमें 16 लोग आते हैं। उपराष्ट्रपति को अपने आप मेंबरशिप मिल जाती है। ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, उन्होंने नॉमिनेट किया था वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर JD वांस को, उनको अपने आप मेंबरशिप मिल गई, वो पहले से वहाँ मौजूद हैं। उनके अलावा 15 और मंत्रालय हैं, इनको डिपार्टमेंट बोलते हैं, जैसे भारत में मिनिस्ट्रीज। जस्टिस डिपार्टमेंट को छोड़कर बाकी सब के मंत्रियों को, जो उसके हेड होते हैं, उनको सेक्रेटरी का दर्जा मिला है। जस्टिस डिपार्टमेंट के मंत्री को अटॉर्नी जनरल कहते हैं। भारत से इसकी तुलना करके देखिए, भारत में है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी MEA या विदेश मंत्रालय। इस मंत्रालय को संभालते कौन है? विदेश मंत्री। अमेरिका में जब हम जाते हैं तो MEA बदलकर हो जाता है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, जबकि विदेश मंत्री हो जाते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसी तरह डिफेंस मिनिस्ट्री बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हो जाती है और रक्षा मंत्री हो जाते हैं सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस।
अब हम चलते हैं डिपार्टमेंट्स पर। किसी डिपार्टमेंट की ताकत का अंदाजा लाइन ऑफ सक्सेशन से लगता है। अमेरिका में राष्ट्रपति के बीमार या काम करने में अक्षम होने की स्थिति के लिए आपातकालीन व्यवस्था की गई है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति को कुछ हो गया, वो काम करने राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी निभाने के लिए सक्षम नहीं है, तो उसके लिए एक लाइन बनाई गई है, लिस्ट बनाई गई है कि उनकी एब्सेंस में कौन उनकी जिम्मेदारी संभालेगा। राष्ट्रपति के बाद नंबर आता है उपराष्ट्रपति का। ये 1963 में हुआ था, जब उस समय के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या हो गई थी। तब उस वक्त के उपराष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी दी गई थी। अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो संसद के निचले सदन के स्पीकर को तरजीह दी जाती है। निचले सदन मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर को। अगर स्पीकर भी ना हो तो ऊपरी सदन में जो सत्ताधारी पार्टी है उसके सबसे वरिष्ठ सांसद का नंबर आता है। उसके बाद इन तीनों के बाद कैबिनेट सेक्रेटरीज का सिलसिला शुरू होता है। कैबिनेट लिस्ट में सबसे पहला नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी विदेश मंत्री का। चूंकि इनका काम भारत को भी इम्पैक्ट करेगा, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होते हैं वो सरकार की विदेश नीति को लागू करते हैं। वे राष्ट्रपति को दूसरे देशों के साथ संबंध रखने, दूसरे देशों में मानवीय या फिर सैन्य मदद भेजने, इंटरनेशनल क्राइम से निपटने और किसी कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने जैसे मसलों पर सलाह देते हैं। व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर छपी जानकारी के मुताबिक अमेरिका के लगभग 180 देशों के साथ डिप्लोमेटिक संबंध हैं। वहाँ उसके डिप्लोमेटिक मिशन काम करते हैं, जैसे दूतावास, वाणिज्य दूतावास, इस तरह की चीज़ें। इनमें विदेश सेवा के 5000 से ज़्यादा स्टाफ सेवा दे रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में कुल मिलाकर 35,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। इसका बजट लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का है। ये मंत्रालय फिलहाल एंटनी ब्लिंकन के पास है। उनको जो बाइडन ने नियुक्त किया था। बाइडन जो अभी मौजूदा राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनका जैसे ही कार्यकाल खत्म होगा ब्लिंकन को भी जाना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश मंत्रालय चलाने के लिए मार्को रूबियो को चुना है। उनकी कहानी क्या है? रूबियो के माता पिता क्यूबा से अमेरिका पहुंचे थे। एक दफ़ा लीगली गए थे, दूसरी दफ़ा इल्लीगली। जब दूसरी दफ़ा गए तो उनको पकड़ लिया गया था, डिपोर्ट करने का आदेश आया था, लेकिन किसी तरह वे बच गए। इस तरह वे अमेरिका में ही बस गए। वहीं 1971 में रूबियो का जन्म हुआ। दिलचस्प बात पता है, रूबियो जिस सरकार को ज्वाइन करने वाले हैं वो अप्रवासियों के खिलाफ कैंपेन चला रही है और अवैध शरणार्थियों को निकालने के लिए सबसे बड़ा डिपोर्टेशन कैंपेन चलाने की तैयारी कर रही है। रूबियो ने लॉ की पढ़ाई की है। 1990 के दशक में वो रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ गए। 2011 में रूबियो फ्लोरिडा से सेनेट के सदस्य चुने गए। मंत्री बनने के बाद उनको सेनेट की मेंबरशिप छोड़नी होगी। मार्को रूबियो एक समय तक डोनाल्ड ट्रंप के विरोधियों में गिने जाते थे। 2016 में रिपब्लिकन पार्टी के प्राइमरी इलेक्शन में ट्रंप को चुनौती भी दी थी। बाद में उनके करीबी हो गए। ट्रंप के पहले कार्यकाल में लैटिन अमेरिका से जुड़े मसलों पर रूबियो की खूब सलाह ली गई। मीडिया में उनको लैटिन मामलों का अनाधिकारिक विदेश मंत्री तक कहा गया। अब मार्को रूबियो को ऑफिशियली कमान मिलने जा रही है। उनका फोकस होगा कहाँ? 3 बड़े क्षेत्र हैं। पहला है चीन। रूबियो का सबसे बड़ा फोकस चीन पर होने वाला है। वो चीन के सामान पर टैक्स बढ़ाने और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के आधार पर बैन लगाने की वकालत करते रहे हैं। दूसरा जो एरिया होगा उनके इंटरेस्ट का वो है मिडिल ईस्ट। अक्टूबर 2023 में शुरू हुई इजराइल गाजा जंग अभी भी जारी है। फिर सितंबर 2024 में इजराइल ने लेबनान में भी सेना भेजी। इन सब के बीच ईरान 2 दफ़ा इजराइल पर मिसाइल अटैक कर चुका है। रूबियो ने इजराइल का खुला सपोर्ट किया है, जबकि वो ईरान को आतंकी सरकार बता चुके हैं। अगर उनका एग्रेसिव रवैया जारी रहा तो मिडिल ईस्ट में शांति की गुंजाइश कम ही है। तीसरा जो एरिया है वो है रूस यूक्रेन वॉर। फरवरी 2022 से चल रही जंग अभी भी जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी कैंपेन के दौरान और पहले भी कई बार ये दावा किया कि वे रूस यूक्रेन जंग को 1 दिन में खत्म करवा सकते हैं। रूबियो को इसका सटीक रास्ता तलाशना है। पर्सनल कैपेसिटी में उन्होंने यूक्रेन की संप्रभुता का समर्थन किया है, लेकिन सेनेटर रहते हुए यूक्रेन को भेजी जा रही मदद के खिलाफ संसद में वोटिंग भी की है।
भारत पर रूबियो का क्या रुख रहा है? रूबियो का मानना है कि अमेरिका को भारत के साथ इजराइल, साउथ कोरिया और जापान जैसा संबंध बनाना चाहिए और पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद बंद करनी चाहिए अगर ये सबूत पाया जाता है कि उसने भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने में फंडिंग की है तो। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उनके आने से भारत अमेरिका संबंधों में नए युग की शुरुआत होगी। अब बस सेनेट कंफर्मेशन बाकी है, उसके बाद रूबियो विदेश मंत्री बनने के लिए तैयार है। स्टेट डिपार्टमेंट के बाद नंबर आता है डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी का, जैसे कि भारत में वित्त मंत्रालय है। इनका फोकस अमेरिका की इकोनॉमी पर रहता है। इनका काम है करेंसी छापना, टैक्स वसूलना और जरूरी खर्चे के लिए कर्ज लेना। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी में लगभग 1 लाख स्टाफ काम कर रहे हैं। इसका बजट 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। बाइडेन सरकार में ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन है। ट्रंप ने अभी तक नाम का ऐलान नहीं किया है जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर नाम आता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस या रक्षा मंत्रालय का। ये सबसे बड़ा मंत्रालय है। इसका काम अमेरिका को सुरक्षित रखना है। जंग की स्थिति में सेना भेजने की जिम्मेदारी भी इनकी है। थल सेना, नौसेना और वायु सेना इसी को रिपोर्ट करती है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर लगभग 32 लाख लोग काम करते हैं। 14 लाख एक्टिव ड्यूटी में सैनिक, बाकी नेशनल गार्ड और रिजर्व ड्यूटी वाले हैं। अभी जो बाइडेन सरकार में डिफेंस सेक्रेटरी यानी रक्षा मंत्री हैं वो हैं लॉयड ऑस्टिन। ट्रंप ने अपनी कैबिनेट के लिए पीटर हेगसेथ को नॉमिनेट किया है। पीटर यूएस आर्मी में रहे, इराक और अफगानिस्तान वॉर के वेटरन हैं। बाद में वो फॉक्स न्यूज में एंकर बन गए। वहीं पर ट्रंप से उनकी दोस्ती हुई। 2017 में पीटर पर यौन शोषण का आरोप लगा था। जांच भी हुई थी लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। पीटर इन आरोपों से इनकार करते हैं। अगला नंबर है जस्टिस डिपार्टमेंट का। ट्रंप ने इस कुर्सी के लिए मैट गैज को चुना है। गैज के पास लॉ की डिग्री है। उन्होंने लॉ फर्म में काम भी किया है। 2017 में वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी निचले सदन पहुंचे थे संसद के। इस बार भी चुनाव जीता था। 2024 में जो राष्ट्रपति चुनाव के साथ हुए थे उसमें भी वो जीते थे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव। ट्रंप ने जैसे ही गैज को नॉमिनेट किया उन्होंने हाउस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मैट का नाम भी विवादों के घेरे में है। उनके खिलाफ संसद की एथिक्स कमेटी जांच कर रही थी। गैज पर नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप हैं। जस्टिस डिपार्टमेंट के बाद इंटीरियर, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, हेल्थ, लेबर, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी, एजुकेशन और वेटरन अफेयर्स जैसे डिपार्टमेंट्स का नंबर आता है। इनका ज़्यादातर फोकस अमेरिका के घरेलू मुद्दों पर रहता है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा विस्तार से बात नहीं कर रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट का जिक्र जरूरी है क्योंकि इसके लिए ट्रंप ने जिस व्यक्ति को नॉमिनेट किया है उस पर काफ़ी विवाद हो रहा है, काफ़ी आलोचना हो रही है। किसको नियुक्त किया है? रॉबर्ट कैनेडी जूनियर को। रॉबर्ट की पहचान क्या है? उनके चाचा जो थे जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। रॉबर्ट वैक्सीन और साइंटिफिक रिसर्च को नकारते हैं। कोरोना वैक्सीन के खिलाफ फेक न्यूज़ फैला चुके हैं। उनका तर्क रहा है कि वैक्सीन की वजह से बच्चों में ऑटिज्म की समस्या आ रही है, HIV से एड्स नहीं होता और डिप्रेशन की गोलियों की वजह से स्कूलों में मास शूटिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में रॉबर्ट ने भी दावेदारी पेश की थी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन चुनाव से पहले नाम वापस लेकर डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन दे दिया था। कोर कैबिनेट में आखिरी जो हाई प्रोफाइल डिपार्टमेंट है वो है होमलैंड सिक्योरिटी का। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी, 9/11 टेरर अटैक के बाद। इनका काम बाहरी और अंदरूनी खतरों से अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा करना है। सीक्रेट सर्विस इसी होमलैंड सिक्योरिटी का हिस्सा है। सीक्रेट सर्विस प्रेसिडेंट और जो पहले राष्ट्रपति रहे उनको सुरक्षा देती है। पीस टाइम में, जो शांति काल में, US कोस्ट गार्ड है वो भी इसी मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। होमलैंड सिक्योरिटी में लगभग 2.5 लाख लोग काम करते हैं। इसका सालाना बजट तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए का है। ट्रंप ने इस डिपार्टमेंट के लिए क्रिस्टी नोएम को चुना है। नोएम फिलहाल साउथ डकोटा स्टेट की गवर्नर हैं। गवर्नर मतलब समझ लीजिए जैसे हमारे यहाँ राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। ये तो हुई कैबिनेट की कहानी। इन पदों पर नियुक्ति के लिए सेनेट की मुहर जरूरी होती है। कुछ और पद हैं जो जरूरी तो हैं लेकिन उनको डायरेक्ट भी नियुक्त किया जा सकता है, जैसे व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ। व्हाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक दफ्तर और घर है। इसको अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान का केंद्र भी माना जाता है। चीफ ऑफ स्टाफ राष्ट्रपति के दफ्तर को मैनेज करता है। इस नाते कैबिनेट से कोऑर्डिनेशन का काम भी वही करते हैं।
ट्रंप ने इस पद के लिए सुसी वाइल्स को चुना है। वो इससे पहले उनका चुनावी कैंपेन लीड कर रही थी। जॉन रैडक्लिफ को खुफिया एजेंसी CIA का डायरेक्टर बनाया जा रहा है। वो दुनिया भर में अमेरिका के खुफिया ऑपरेशंस को लीड करेंगे। एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉज की जिम्मेदारी दी गई है। ये नई एजेंसी है, इसका काम होगा सरकारी खर्च में कटौती करना। डॉज के बारे में हम एक वीडियो में पहले बता चुके हैं विस्तार से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं, वहां आपको लिंक मिल जाएगा। अगला नाम है तुलसी गबार्ड का। तुलसी गबार्ड को डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यानी DNI चुना गया है। वो अमेरिकी संसद में पहुंचने वाली पहली हिंदू हैं, लेकिन उनका भारत से कोई संबंध नहीं है। ये एक फैक्ट है इंटरेस्टिंग सा। लोग समझते हैं कि तुलसी मतलब वो भारतीय मूल की होंगी, ऐसा नहीं है। तुलसी का जन्म अमेरिकन समोआ में हुआ। जब वो 2 बरस की थी तब उनका परिवार हवाई स्टेट में बस गया। तुलसी US आर्मी में रही, इराक वॉर में हिस्सा लिया। 2013 में वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए चुनी गई, डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से। ये भी दिलचस्प है। संसद में वो 2021 तक रही। फिर 2022 में गबार्ड ने डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ दी थी। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का समर्थन किया। अक्टूबर 2024 में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफिशियली ज्वाइन कर ली थी। DNI के तौर पर वो CIA और FBI समेत 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों के कामकाज पर नज़र रखेंगे। इंटेलिजेंस में उनका कोई पुराना अनुभव नहीं है। उन पर रूस का प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप लग चुके हैं। उन्होंने ट्रंप के पहले कार्यकाल में सरकार की विदेश नीति की खूब आलोचना की थी। इस वजह से जो रिपब्लिकन पार्टी, जो उन्हीं की पार्टी है तुलसी गबार्ड की, उसके अंदर ही उनका विरोध हो रहा है। भारत की बात करें तो भारत के लिए तुलसी गबार्ड उदार साबित हो सकती हैं, ऐसा पुराना रिकॉर्ड कहता है। प्रधानमंत्री मोदी से वो कई बार मिल चुकी हैं। 2019 के प्रवासी दिवस समारोह में उन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर बनाकर बुलाया गया था। अगला नाम माइक वॉल्ज का है। माइक को ट्रंप ने अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नॉमिनेट किया है। वॉल्ज स्पेशल फोर्सेस में रह चुके हैं। वो सरकार की जो विदेश नीति है उसको काफ़ी हद तक प्रभावित करेंगे। टॉम होमन को बॉर्डर जार के लिए चुना गया है। वो अवैध शरणार्थियों को निकालने का प्रोजेक्ट लीड करने वाले हैं। होमन का नाम विवादित प्रोजेक्ट 2025 प्रोजेक्ट 2025 के ऑथर्स की लिस्ट में भी है, जबकि ट्रंप इससे कोई संबंध होने से इनकार करते हैं। ये भी एक आयरनी है। माइक हुक्काबी को इजराइल में अमेरिका का राजदूत बनाकर भेजने की तैयारी है। हुक्काबी वेस्ट बैंक और गाजा में जो इजराइल का अवैध कब्जा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ये मानती है कि वेस्ट बैंक में इजराइल ने सेटलमेंट्स बनाए हुए हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से अवैध हैं। वहाँ से इजराइल को निकल जाना चाहिए, लेकिन माइक हुक्काबी इसको स्वीकार नहीं करते। वो अवैध कब्जे की बात मानते ही नहीं। जो अरब मूल के लोग हैं या फिर जो फिलिस्तीन के समर्थक हैं, वो हुक्काबी के नॉमिनेशन से बहुत खुश नहीं हैं। अब ये हम समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो नॉमिनेशंस किए हैं उन पर सेनेट का कंफर्मेशन होना बाकी है। कुछ का अपॉइंटमेंट पक्का है, उसके लिए संसद की मोहर की ज़रूरत नहीं है, जैसा हमने पहले भी बताया। लेकिन जो भी नॉमिनेशंस हुए हैं, जो भी नाम सामने आए हैं, उसका निष्कर्ष क्या है? अगर हम गौर करें, जितना हमने पढ़ा है, जो एक्सपर्ट से बात की है, उससे 4 बड़ी चीज़ें समझ में आती हैं। पहली, जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया है वे ट्रंप के वफादार हैं। जो विरोधी हुआ करते थे वे भी उनके पाले में आ चुके हैं। ट्रंप ने काबिलियत की बजाय वफादारी को तरजीह दी है। दूसरी बात, टीम के कई लोगों पर गंभीर आरोप हैं। कोई यौन शोषण का आरोपी है, कोई साइंस विरोधी है, तो किसी के पास अनुभव की कमी है। इन कमियों को दरकिनार किया गया है। तीसरी बात, ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी काफ़ी आक्रामक होने वाली है। उनके चुने हुए लोग ईरान, चीन, वेनेजुएला और क्यूबा के धुर विरोधी हैं। इजराइल की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है, इसलिए मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीद कम दिखती है। चौथी बात, ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत के साथ अच्छे संबंध की गुंजाइश बढ़ी है। संभावित विदेश मंत्री मार्को रूबियो और संभावित डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड का नॉमिनेशन इसी तरफ इशारा करता है। खुद ट्रंप भी अपने इंटरव्यूज में पीएम मोदी से दोस्ती की बात दोहरा चुके हैं। खैर, कितने अनुमान, कितनी उम्मीदें सच साबित होती हैं या धराशायी होती हैं, ये तो ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद ही पता चल सकेगा। इस पर पूरी दुनिया की नज़र रहेगी, हमारी भी रहेगी। हम ऐसे ही रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज, एक्सप्लेनर्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स
और रोचक वीडियो शोज आप तक लाते रहेंगे। खबरगांव देखते रहिए। आपकी सलाहों और सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा ताकि बेहतरी का सिलसिला कायम रहे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे। शुक्रिया।